SWOT क्या होता है? तो देखिए ये होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ यानी कि हमारी ताकत। यहाँ हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिकेशन स्किल्स में बात करें तो हम यहाँ स्ट्रेंथ की किसकी बात कर रहे हैं? हमारी संस्था की जो स्ट्रेंथ होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट होता है आपका वीकनेस। हमारी संस्था की क्या वीकनेस है, क्या कमज़ोरी है, ठीक। फिर होता है अपॉर्चुनिटी, यानी कि क्या नए नए अवसर उन्हें मिल रहे हैं और उससे किस तरीके से डील करते हैं। फिर होता है थ्रेट, कि हमारी संस्था को किस चीज़ का डर है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो डर रहे हैं। तो देखिए हम इसको और डीप में जो स्टडी करते हैं इसको फिलिप कोटलर ने इसकी डेफिनेशन क्या दी है। फिलिप कोटलर जो हैं वो फादर ऑफ मार्केटिंग हैं, गुरु कहलाते हैं। तो इनके शब्दों में क्या है, ओवरऑल इवोल्यूशन ऑफ अ कंपनीज स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इज कॉल्ड सॉर्ट एनालाइज। ओवरऑल इवोल्यूशन यानी कि जो मूल्यांकन हम करते हैं किसका, हमारी कंपनी की ताकत का, कमज़ोरी का, जो अवसर उनको मिलते हैं उससे वो कैसे डील करते हैं। फिर थ्रेट का, उसको कहते हैं सॉर्ट एनालाइज। अब सॉर्ट एनालाइज मैंने आपको ये बताया, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड T फॉर थ्रेट। थ्रेट यानी डर होता है। अब देखिए इसको ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हम कैसे देखेंगे। स्ट्रेंथ क्या है, प्रेजेंट एलिमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। S यानी कि ताकत। अब ताकत जो प्रेजेंट एलिमेंट है हमारी संस्था के, जो प्रेजेंट तत्व है हमारे पास जिनको हम यूटिलाइज करेंगे किस चीज़ के लिए, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को प्राप्त करने के लिए। जो भी हमारा कंपटीशन मार्केट में चल रहा है तो हमें उससे कैसे प्रॉफिट मिल सकता है, तो उसके लिए जो भी हम यूटिलाइज करेंगे हमारी ताकत का वो स्ट्रेंथ कहलाएगी। फिर नेक्स्ट आता है वीकनेस। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल में जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेशंस हैं, यानी कि हमारी लिमिटेशंस हैं कि सपोज हमारे पास जो कैपिटल है वो जितना है हम उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जितना है हमें उतना ही लगाना पड़ेगा। तो ये हमारी एक लिमिटेशन हो गई। कोरोना की वजह से हमारे बिज़नेस में जो क्राइसिस आए हैं ये एक हमारी लिमिटेशन हो गई। तो इस तरह की एन नंबर ऑफ़ लिमिटेशंस हमारी संस्था में हो सकती हैं जिनको हमें ओवरकम करना आना चाहिए। फिर है अपॉर्चुनिटी। तो ऑल फेवरेबल सिचुएशन फॉर अ यूनिट इन बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी हमारे फेवरेबल यानी कि हमारी संस्था के फेवर में, पक्ष में जो सिचुएशंस होती हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है। जो अवसर हमारी संस्था को मिलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में वो। फिर थ्रेट क्या होता है, एनवायरमेंटल सिचुएशन अनफेवरेबल टू बिजनेस यूनिट प्रेजेंट देमसेल्फ एज अ थ्रेट। एनवायरमेंटल सिचुएशन जो कि अनफेवरेबल है, मतलब जो डर है हमें, तो वो वाली सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं जो हमारी संस्था के पक्ष में नहीं है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो यूनिट प्रेजेंट है, मतलब वो हमारी संस्था के फेवर में नहीं है, जिस चीज़ का हमें डर है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल हम मेडिकल का लेते हैं, जो मेडिकल साइंस में सर्दी का मौसम आ रहा है। एट प्रेजेंट कोरोना के बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है और केसेस भी ज़्यादा निकल रहे हैं। तो जो हॉस्पिटल्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो दूसरे बिजनेस मैन्स हैं, उनको इस चीज़ का डर है। क्यों डर है? क्योंकि अगर कोई भी सस्पेक्टेड पर्सन है, हो सकता है अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो अगर वो हमारी संस्था का एम्प्लॉई है तो वो हमें डर है कि अगर उसको कोरोना है तो वो कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव कर सकता है, कितने लोगों जो हैं वो काम पे आने के लिए रुक सकते हैं, हमें कितना उसके लिए प्रिकॉशंस लेना है। तो ये एक डर जो है एट प्रेजेंट बना हुआ है, ये संस्था में भी बना हुआ है, लोगों की पर्सनल लाइफ में भी बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग जॉब पे भी नहीं जा रहे हैं इस वजह से, बहुत सारे लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ये एक डर है जो एम्प्लॉयज़ में भी है और संस्था में भी है। फिर नेक्स्ट है इसमें ये क्या है, एक टेक्निक है क्या मैच करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। देखिए अ टेक्निक फॉर मैचिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, वीकनेस विद एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, वीकनेस को करते हैं, एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ को करते हैं कि हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और थ्रेट ये हम एनालाइज करते हैं। अब देखिए इसमें एक इक्वेशन बनती है जो आप एग्जाम में लिख के आइएगा, SA यानी कि स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स जो हमारे पास है। स्ट्रेटेजी यानी कि क्या होता है, जो रणनीति हम बनाते हैं हमारी संस्था में कोई भी काम करने के लिए, और अल्टरनेटिव्स क्या होता है कि जो मतलब सपोज़ हम प्लान A यूज़ कर रहे हैं बट अगर हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो हमारे पास प्लान B भी होना चाहिए। तो यहाँ हम अल्टरनेटिव्स की बात कर रहे हैं कि अगर हमारा प्लान A सक्सेसफुल नहीं होता है तो हम प्लान B पे जाएंगे, ठीक है।
तो ये एक एग्जाम्पल है आपका। तो हमारे पास जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हमने बनाई हैं उनके अल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल होने चाहिए। फिर यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स किसके इक्वल होते हैं? अपॉर्चुनिटीज़ के। जो अवसर हमें प्राप्त हो रहे हैं हमारी संस्था के फेवर में भी हैं वो, उसको हम कैसे, उसके अपॉन में क्या आएगा? स्ट्रेंथ, जो हमारी ताकत है उसमें से हमारी वीकनेस को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स निकल के आ जाएंगे। अवसर को हमें डिवाइड करना है कैसे? स्ट्रेंथ माइनस वीकनेस। स्ट्रेंथ में से हम वीकनेस माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो एक इनका बैलेंस्ड आउटपुट है वो हमें पता चल जाएगा कि क्या चीज़ हमें यूज़ करना है, क्या नहीं करना है। इन दोनों को माइनस करने से हमें वो पता चल जाएगा। फिर अपॉर्चुनिटीज़ में से हम उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारी संस्था के पास, हम उनको यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर देखिए, योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस, ये क्या है? ये मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल सेंस यानी कि एक संस्था के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ इसे, कि ये इंटरनल होता है। आपकी ताकत और आपकी वीकनेस ये दोनों इंटरनल क्यों कही गई हैं? यानी कि ये हमारे हाथ में है। इसमें बाहर वालों को नहीं पता है कि आपकी क्या ताकत है, बाहर वालों को नहीं पता है कि आपकी क्या वीकनेस है, इसलिए इसको इंटरनल कहा गया है। अब इसको एक्सटर्नल कहा गया है। अपॉर्चुनिटीज़ हम खुद क्रिएट नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटीज़ बाहरी अवसर होते हैं जो हमारी संस्था को मिलते हैं। उसके बाद होता है थ्रेट। आपका क्या डर है? देखिए, आपके कॉम्पिटिटर्स डर है, उनका जो फ़ायदा हो रहा है, उनका जो वो अपने बिज़नेस में ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक डर है। क्यों है? क्योंकि वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं। इट्स ऑब्वियस, अगर उनका फ़ायदा होगा तो कहीं ना कहीं हमारा घाटा होगा। तो इसलिए इसको एक्सटर्नल कहा गया है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर कॉम्पिटिटर हमसे अच्छा कुछ कर रहा है तो वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि हम हमारी ताकत और कमज़ोरी का जो है सही तरीके से समझने के बाद हम हमारी ताकत को क्या करें? इम्प्लीमेंट करें, और जो हमारी वीकनेस है उसको क्या करें? ओवरकम करने की कोशिश करें। तो ये करने के बाद हम इन पे क्या कर सकते हैं? इन पे वर्क कर सकते हैं, इनको हम ओवरकम कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ से हम बेनिफिट उठा सकते हैं और थ्रेट को भी हम इनके क्या कर सकते हैं? इनको मिलाकर कम कर सकते हैं। ताकत है हमारी जो हमें पता है, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे। उसके प्लस पॉइंट्स जो हैं हम उसको क्या करेंगे? हमारे बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमारी वीकनेस है हम उसको ओवरकम करेंगे। उसको किस तरीके से ओवरकम करेंगे ये भी हमें आना चाहिए। कि कोई सी चीज़ मान लीजिए हम अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं और हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा कम नहीं आ पा रही है हमारे जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके कंपैरिजन में, तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। या तो हम स्कीम्स निकालें, या हम बाय वन गेट वन फ्री, इस टाइप से कुछ भी हम हमारे बिज़नेस में क्रिएटिव आइडिया और इनोवेशन लाके इस पे क्या कर सकते हैं? हम इसको विन कर सकते हैं और इसको ओवरकम कर सकते हैं। अब देखिए इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। तो नॉलेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जो इम्पोर्टेंस है सॉट एनालाइज के, हमें पता होना चाहिए कि हमारी ताकत क्या है, हमारी कमज़ोरी क्या है। ठीक है, अगर हमें हमारे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में नहीं पता है तो हम किस तरीके से फिर जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको सही ढंग से यूटिलाइज़ करेंगे। जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे आइडियाज़ देंगे, कैसे क्रिएटिव इनोवेशंस हम कुछ ना कुछ हमारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन में कर पाएंगे, ताकि जो हम हैं लंबे समय तक प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइज़ कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर यूज़फुल फॉर फ्रेमिंग स्ट्रेटेजी, ये किस लिए ज़रूरी है? सॉट एनालाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम हमारे बिज़नेस में कोई रणनीति नहीं बनाते हैं, देखिए जो रणनीति होती है यानी कि स्ट्रेटेजीज़, वो डेली नहीं बनती हैं। ठीक है, तो जब ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है जिसको बनाते समय हमारी संस्था में हमारे सारे संसाधनों के बारे में पता होना चाहिए, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस, हमारे पास क्या अवसर हैं, हम उनको किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम फ्रेम कर सकते हैं जब हमें सॉट एनालाइज हम कर चुके होते हैं। ठीक है, इसलिए स्ट्रेटेजी की जो फ्रेमिंग है, हम स्ट्रेटेजी का एक जो पूरा ढांचा बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए इसलिए हमें सॉट एनालाइज की आवश्यकता पड़ती है। फिर अवेल अपॉर्चुनिटीज़, हमें ये एनालाइज करने के बाद हम हमारी अपॉर्चुनिटीज़ को क्या कर सकते हैं और ज़्यादा अवेल कर सकते हैं। देखिए जब कोई भी अवसर आपके पास आएंगे और आप एक बहुत अच्छा आउटपुट उन लोगों को देंगे, कस्टमर्स को देंगे, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को जो है बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर बन के आप उनको कॉम्पीट करेंगे, तो आप अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिक अवेल कर रहे हैं आपकी संस्था में। ऑटोमेटिक आपके पास क्या हो रही हैं, बहुत सारे जो अवसर हैं वो मिल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि एक बहुत मजबूत ब्रांड है, एक बहुत मजबूत संस्था है
जिसमें जिस भी चीज़ की हम डिमांड क्रिएट करते हैं वो हमें आउटपुट में ला के देने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो ये अवेल अपॉर्चुनिटीज़ हो चुका है। फिर आएगा न्यूट्रलाइज द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको न्यूट्रलाइज यानी कि क्या करना, देखिए न्यूट्रल यानी कि आपने 10th में अगर केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो ज़ीरो जो होता है, मतलब हम बिल्कुल उसको कैसे पोजीशन में, कैसी कंडीशन में ले आते हैं कि ना तो वो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम क्या कर देंगे, जो दिक्कतें बढ़ रही हैं उनको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज, उनको कम करने की कोशिश करेंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे कि वो वाली जो दिक्कतें आ रही हैं वो ख़त्म ही हो जाए। फिर है यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। जो भी हमारी संस्था की कैपेसिटी है, सपोज़ हमारे पास लम सम कैपिटल है तो हमें चाहिए कि हम एक बहुत अच्छा जो क्वालिटी है हमारे प्रोडक्ट की वो हम बहुत अच्छे क्वालिटी में उसको क्या करें, उसका प्रोडक्शन करें। हम कोशिश करें, जब हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है तो हम आउटपुट ज़्यादा दे सकते हैं, आउटपुट ज़्यादा देंगे तो कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी और आप क्वालिटी भी बहुत अच्छी दे सकते हैं। तो आपके पास जो भी कैपेसिटी है आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई आपके नेचुरल रिसोर्सेज की बात। इसमें ह्यूमन रिसोर्स का भी आप बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करके, उनको बता के कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमको इस पर इस तरीके से वर्क करना है, ये हमारी अपॉर्चुनिटीज़ है, हम इस पर वर्क करेंगे और जो हमें प्रॉफिट अचीव होगा तो उसमें पूरी संस्था का क्या है, फ़ायदा होगा। फिर लास्ट आता है हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारी सराउंडिंग्स कैसी है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, इवन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एनवायरनमेंट चल रहा है। हमें अगर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए या हमें और दूसरे रिसोर्सेज चाहिए तो क्या चाहिए, किन चीज़ों को है जो हमें रिमूव करना है, किन चीज़ों को हमें और ज़्यादा यूज़ करना है। तो ये वाली सारी चीज़ें हमें सॉट एनालिसिस से पता